नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लाया हूं, जिसमें आज डे 3 है इसका। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धतियाँ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की कार्य पद्धतियाँ। कंप्यूटर के दो प्रमुख घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यह है और सॉफ्टवेयर यह है। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। कंप्यूटर की भौतिक संरचना जो हमें दिखेगी, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, वो कहलाती है हार्डवेयर। जैसे इसके उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। हार्डवेयर को कार्य करवाने वाला ईंधन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अदृश्य होता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका ईंधन है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमारे पास, उसमें जो हम अगर ईंधन नहीं डालेंगे तो वो क्या काम करेगी? कुछ भी काम नहीं करेगी। अगर जैसे बाइक है, उसमें मैं पेट्रोल नहीं डालता हूँ तो क्या वो चलेगी? नहीं। ऐसे ही जैसे हार्डवेयर है, अगर मैं उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालूंगा तो कंप्यूटर भी खाली एक डब्बा ही जैसा होगा। आइए देख लेते हैं इनके कुछ उदाहरण सॉफ्टवेयर के भी। सॉफ्टवेयर हैं जैसे पावर पॉइंट है, वर्ड है, जीमेल और जावा, क्रोम, ये सब क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस कैसे करता है? कंप्यूटर में 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे इनपुट होगा, डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में डालना इनपुट का कार्य है। जैसे डिवाइस के माध्यम से डालेंगे हम, कीबोर्ड, माउस, इसको अभी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है स्टोरेज, डाटा और परिणामों को मेमोरी में सुरक्षित रखना। प्रोसेसिंग, निर्देशों के अनुसार गणना या लॉजिक ऑपरेशन करना। आउटपुट, प्रोसेसिंग के परिणामों को यूजर को दिखाना। कंट्रोल, सभी घटकों में तालमेल बनाना। अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। मशीन साइकिल किसे कहते हैं? जैसे ये प्रोसेसर है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ये क्या करेगा? पहले फैच करेगा, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। ये पेपर में आ चुका है ये वाला सवाल। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन 4 स्टेपों में प्रोसेस करता है। जैसे फैच क्या हुआ? मेमोरी में जो निर्देश लाना, फैच कहलाता है। डिकोड क्या हुआ? निर्देशों को समझना। एग्जीक्यूट हुआ? प्रोसेस द्वारा कार्य करना। स्टोर हुआ? परिणामों को मेमोरी में स्टोर करना। इसका ये एक साइकिल पूछा था ऐसे, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। आधुनिक प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों साइकिल पूरे करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। जैसे इनपुट यूनिट, डाटा अनुदेशों को स्वीकार करता है। स्टोरेज यूनिट, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। सिस्टम यूनिट, इसके अंतर्गत मदरबोर्ड आते हैं, सीपीयू आता है, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम आते हैं। और आउटपुट यूनिट प्रोसेसिंग के रिजल्ट को दिखाता है। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके। जैसे इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस यूजर से डाटा लेकर कंप्यूटर को भेजती है। फिर क्या करती है? कार्य इसके डाटा को स्वीकार करना, फिर उसे बाइनरी कोड में बदलती है, फिर उसे कंप्यूटर को भेजना, ठीक है। जैसे हम यहाँ से कुछ भी कीबोर्ड में टाइप करेंगे, माना मैंने कुछ भी चीज़ें लिख दी, अपना नाम ही लिखा, जैसे मैंने आशीष लिख दिया, ठीक है। अब ये कंप्यूटर तो ऐसा समझता नहीं है, ये उसके पास जो जाएंगे 1 और 0 के, इसमें जो बदलेगा वो इनपुट बदलेगा इनको, ठीक है। फिर इसको बदल के इनपुट में इसको दे देगा, ये कंप्यूटर को दे देगा ये चीज़ें। इसके उदाहरण हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, माइक, बारकोड रीडर। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट वाली वीडियोज लाऊंगा मैं अगली क्लासों में, उनमें हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ें। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, प्रोसेस के पहले और बाद में डाटा को संग्रहित करने के लिए कार्य करती है। जैसे क्या ये सुरक्षित है? प्रोसेस से दिया गया डाटा व निर्देश।
अंतरिम परिणाम के रूप में सुरक्षित रहता है, मतलब किस चीज़ में ये सुरक्षित रहता है, ठीक है। प्रोसेस के लिए दिया गया डाटा व निर्देश, जैसे हम कुछ डाटा देंगे वो इसमें सुरक्षित रहेगा, कोई जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसमें सुरक्षित रहेंगे। अंतरिम परिणाम जो इंटरमीडिएट परिणाम होंगे वो इसमें सुरक्षित रहेंगे, और जो अंतिम परिणाम मिलेगा वो भी इसमें सुरक्षित रहेगा स्टोरेज यूनिट में। इनको भी अभी डिटेल में पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी प्रणाली, मेमोरी सिस्टम इन कंप्यूटर। अब इसके अंदर हम जानेंगे क्या, रैम, रोम, कैच, सीमोस, रजिस्टर, इन सब से जुड़ी बातें करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी का संचालन होता है, मतलब कैसे मेमोरी कंप्यूटर में जाती है, ठीक है। जब भी कोई डाटा प्रोसेस किया जाता है तो पहले वो कहाँ, सहायक मेमोरी से डाटा लाया जाता है। सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, जैसे हार्ड डिस्क होगी और डीवीडी, सीडी, इन चीज़ों से डाटा लाएंगे। फिर उसे रैम, प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। फिर सीपीयू रैम से डाटा लेकर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसर से इंटरमीडिएट या फाइनल रिजल्ट भी रैम में अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। मुख्य मेमोरी की इकाइयाँ, अब इनको पढ़ते हैं हम डिटेल में। जैसे रैम है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम है एक। ये अस्थायी मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी, ये बहुत बार आता है। वॉलेटाइल का हिंदी हुआ उड़नशील मेमोरी, ठीक है। मतलब कि जैसे रैम, मैं जैसे अभी भी अगर मैं कुछ काम कर रहा होता फ़ोन में और के पीछे चीज़ें चल रही होती, मैं उनको जैसे जैसे फ़ोन स्विच ऑफ करता तो वो सारी चीज़ें क्या होती, उड़ जाती, क्योंकि वो जो भी प्रोसेसिंग होती है वो रैम के अंदर होती है, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में भी होता है। ये अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी है, प्रोसेसिंग के दौरान काम में आने वाली मुख्य वर्किंग मेमोरी है। पावर जाते ही इसका डाटा मिट जाता है, मैंने आपको बता दिया कैसे। सीपीयू का सीधा संपर्क रैम से होता है। सहायक मेमोरी जानते हैं, सहायक मेमोरी ये होगी जैसे हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, एसएसडी होगी, सीडी होगी, पेन ड्राइव होगी। स्थायी मेमोरियाँ हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी इसके उदाहरण हैं। यह स्टोरेज लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे अगर मेरा सिस्टम ख़राब भी हो जाएगा तो मैं उसके अंदर से जो हार्ड डिस्क है उसको निकाल के किसी और में अटैच करके फिर उस जो उसके अंदर चीज़ें हैं उनको स्टोर रख सकता हूँ लंबे समय के लिए। या मैंने कुछ मेमोरी कार्ड में रख ली चीज़ें, उसको मैं निकाल के कहीं भी यूज कर सकता हूँ। डाटा प्रोसेसिंग से पहले यहीं रैम में लोड होता है। अब जानते हैं कैश मेमोरी के बारे में। सीपीयू और रैम के बीच सुपर फास्ट मेमोरी होती है। देखो, सीपीयू और मेन मेमोरी मतलब रैम के बीच में ये होती है, कैश मेमोरी होती है। अक्सर प्रयोग में होने वाला डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग की स्पीड कई गुना बढ़ाता है एक कैश मेमोरी। देखिए, यहाँ सीपीयू से वर्ड ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ से ब्लॉक ट्रांसफ़र मेन मेमोरी में होगा। पहले सीपीयू से यहाँ फास्ट होगा, फिर यहाँ से स्लो होगा। अब जानते हैं रजिस्टर के बारे में। सीपीयू के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर होती है। ये सवाल कन्फ्यूजन करता है पेपर में कि रजिस्टर है या कैश मेमोरी है, लेकिन ऑप्शन में इसको आयोग वाले नहीं डालते हैं कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं डालेंगे। अगर दोनों ऑप्शन भी आते हैं तो आप रजिस्टर को चूज करना वहाँ, क्योंकि इसके हमारे को तथ्य मिल जाते हैं किताबों में, तो हम उसको लगा सकते हैं वहाँ। टेम्परेरी कैलकुलेशन या निर्देशों को स्टोर करता है। साइज में बहुत छोटा होता है, स्पीड में बहुत तेज़ होता है। ये देखिए, सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर लगे रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगे रहेगा और कंट्रोल यूनिट सब सीपीयू के अंदर होते हैं। फिर यहाँ से मेन मेमोरी मतलब रैम और रोम में ये काम होगा। इनको भी अभी जानते हैं नीचे आराम से। वीडियो लंबी होगी, आप आराम से धैर्य से सुनते रहिए। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम ये है, यह स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि ये बनी रहती है उसमें फ़ोन में, ठीक है। मतलब फ़ोन या सिस्टम, मैं फ़ोन के एग्जांपल इसलिए ज़्यादातर दे रहा हूँ क्योंकि किसी किसी के पास सिस्टम नहीं होता है गांव घरों में, तो फ़ोन से वो लोग आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब मैंने बता दिया आपको, उड़नशील। अब जो नहीं उड़ेगा वो क्या हो गया, वो रैम उड़ेगी। अब नहीं उड़ेगा तो क्या होगा, वो स्थायी मेमोरी होगी, ठीक है। ये आता है, इसको कन्फ्यूजन मत करना, आज से क्लियर हो गया ये आपका। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर फर्मवेयर या बायोस इसमें होता है, ठीक है, रैम के अंदर होता है।
कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा इसे मदरबोर्ड पे स्थापित किया जाता है। ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में ये लगी है आपकी रैम। रोम का डाटा डिलीट नहीं होता है, एडिट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ रीड किया जाता है। इसका नाम ही होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे अगर रैम नोटबुक है, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए स्पेशल लिए हैं, कई किताबों में नहीं थे। अगर रैम नोटबुक है तो रोम क्या है, किताब है। जैसे नोटबुक क्या होती है, खाली होती है ना, तो उसमें हम कुछ चीज़ें भर सकते हैं, मतलब बार बार लिख सकते हैं। लेकिन रोम क्या है, किताब है, पहले से भरी हुई है, उसमें हम बस पढ़ सकते हैं, उसको हो गया। ठीक है। सीमोस चिप कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं। मदरबोर्ड पे स्थित एक सेमीकंडक्टर चिप है, यह है सीमोस। ये जैसे कभी आपने सिस्टम में देखा होगा, जैसे ये सेल ख़त्म हो जाता है तो सिस्टम में क्या ऐसे करके नीले कलर में लिखा हुआ आता है सीमोस चिप ये इंक्लूड नहीं है, और सिस्टम फिर बंद हो जाता है। उसको बार बार जब हम खोलते हैं तब जाके वो खुलता है एक बार में। मदरबोर्ड पे स्थित सेमीकंडक्टर चिप है, इसमें कंप्यूटर की महत्वपूर्ण सेटिंग सेव रहती है। ठीक है। जैसे तारीख है, समय, जैसे नीचे से अगर ये सेल ख़राब हो जाता है कभी, तो जैसे कंप्यूटर में नीचे इधर पर टाइम और डेट आता है ना, वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब किसी टाइम कुछ हो जाएगा, किसी टाइम कुछ हो जाएगा, इस टाइप से बदलते रहेगा। मतलब हम उसको कितनी बार सेट करें फिर से वो वैसा ही हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें मेरे को इसलिए पता है, ये सब की सब चीज़ें, क्योंकि मैंने हिल्ट्रॉन में 1-2 साल कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, तो उसमें ये सब चीज़ें बच्चों को करके दिखानी होती थी वहाँ पर, तब ये चीज़ें मुझे पता है। बूट कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड आदि सब ये सीमोस के अंदर ही होते हैं। इसमें बटन जैसी बैटरी लगी होती है, मैंने आपको दिखा दी वो बैटरी, जिससे कंप्यूटर बंद होने पर भी यह सेटिंग सुरक्षित रहती है। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट यही हुआ है पूरा डब्बा जो वो सिस्टम के बगल में रखे रहते हैं ये। ठीक है। जैसे इसमें सीडी ड्राइव लगा, सीडी डीवीडी लगाने वाला होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसके अंदर तरफ, इस तरफ, और मदरबोर्ड लगा होता है इधर, और ये होता है पावर सप्लाई, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इधर पर, ये फैन लगे रहता है, पंखा एक ठंडा करने के लिए, उसको रैम लगे रहती है उसके अंदर, वीडियो कार्ड हार्ड, जैसे ये इसमें तो साफ नहीं दिख रहा, अभी नीचे मैं मदरबोर्ड में दिखाऊंगा आपको ये अच्छे से, फिर आप समझ जाएंगे इसको। किसी पर्सनल कंप्यूटर या सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर या कंटेनर होता है, यह टीन या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं, ये आपको दिखा दिया मैंने, जितने भी कंपोनेंट इसमें लगे रहते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के अलावा ये मुख्य भाग होते हैं, जैसे पावर सप्लाई यूनिट दिखा दिया आपको मैंने, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी, कई पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये आपने जो बाहर तरफ देखे होंगे ये पोर्ट्स, ये मदरबोर्ड है। ठीक है। जैसे PS2 पोर्ट, DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट, ये सब क्या होते हैं, हम इससे अगली क्लास में इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। ऑडियो पोर्ट, ये तो आपने टीवी में भी देखे होंगे, जब लीड लगाते हैं हम, नीले, पीली, लाल, किसी का काम कुछ होता है, किसी का काम कुछ होता है। USB पोर्ट, जिसमें माउस, कीबोर्ड, इन चीज़ों को लगाते हैं। बायोस चिप ये है, और क्या है इसमें बताने जैसा, ये फ्लॉपी पोर्ट ये होता है, जंपर पोर्ट ये है, और रैम स्लॉट ये है, रैम, इसमें रैम लगाई जाती है। भाई इतनी हैं चीज़ें इम्पोर्टेंट। मदरबोर्ड कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड है जिन पर सभी हार्डवेयर डिवाइस जुड़ते हैं। इन पर निम्न डिवाइसेज लगे रहते हैं, जैसे CPU, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट, साउंड, वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, ये सब इसके अंदर लगे रहते हैं। ठीक है। भविष्य में हार्डवेयर जोड़ने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, जैसे एक खुला मैदान जिसमें आप नई चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि वो कुछ भी चीज़ें हम, जैसे अपना फ़ोन ही भी हम कलेक्ट कर लेते हैं सिस्टम से, डाटा केबल डाली, फ़ोन कनेक्ट कर लिया, या कीबोर्ड लगा लिया, माउस लगा लिया, ऐसे करके। ठीक है। ये एक्सपेंशन बसेस अभी देखेंगे हम नीचे। कंप्यूटर बस, ये है कंप्यूटर बसें जा रही हैं, इसके अंदर ऐसे करके लाइन लाइन होती हैं, इन चीज़ों में लगे रहती हैं सब चीज़ें। मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह
कंप्यूटर बस कहलाता है। डाटा निर्देशों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाते हैं। इसके प्रकार हैं इंटरनल सिस्टम बस, मदरबोर्ड के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करती है, नाम इसे हम समझ रहे हैं कि इंटरनल है तो अंदर ही डाटा ट्रांसफ़र करेगी। तीव्र गति से डाटा और संकेतों को भेजती है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इस टाइप के सवाल अब यूकेएसएससी के फेवरेट हैं, तो आप याद रखें। पूछ देगा कि इंटरनल सिस्टम बस में उसके 3 भाग कौन कौन से हैं, तो डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। कोई तीसरा अलग दे देगा या चौथा अलग दे देगा, वो उसको हटा देंगे फिर हम। एक्सटर्नल एक्सपेंशन बस, ठीक है, जो बाहरी उपकरणों को मदरबोर्ड से जोड़ती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। ये जिन पोर्टों से जुड़ती हैं वो हम आगे को पढ़ते रहेंगे, अभी तो शुरुआत है कंप्यूटर की। आपको मैं कंप्यूटर का मास्टर बना दूंगा बढ़िया, जिससे आप कंप्यूटर में जो 5 सवाल आते हैं उनको सही करके आएंगे पेपर में। गति थोड़ी धीमी होती है इनकी, ये बाहर से जुड़े रहते हैं तो इनकी गति थोड़ा धीमी होती है, ठीक है। रोचक तथ्य हैं, कंप्यूटर बस कंप्यूटर का हाईवे है जिस पर डाटा और संकेत दौड़ते रहते हैं। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय कहते हैं। ये देखिए, यह है सीपीयू चिप्स। माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, नहीं तो हम पूरे जो ये डब्बा होता है इसको ही सीपीयू कहते रहते हैं हर टाइम, लेकिन सीपीयू उसके अंदर इतना सा ये है। यह कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। सीपीयू के कार्य प्रक्रिया के क्रम को निर्धारित करना, अन्य डिवाइसेस को निर्देशित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, इनपुट डाटा को प्रोसेस करना, जो हम डाटा देंगे उसको ये प्रोसेस करता है। प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करता है, मतलब कि कौन पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा। अन्य डिवाइसेस को निर्देशित करता है, जैसे सीपीयू से फिर कीबोर्ड की जो कमांड लेनी है वो लेगा, माउस की जो कमांड लेनी है वो लेगा, ऐसे करके, ठीक है। सीपीयू एक इंटीग्रेटेड चिप है, आईसी होता है, आपको दिखा दिया मैंने, जिसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछ देते हैं कंप्यूटर का नाड़ी सिस्टम किसे कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, नाम ही इसका कंट्रोल है, ठीक है। ईएलयू को निर्देश देना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को निर्देश देता है, इसको अभी नीचे पढ़ेंगे हम कैसे निर्देश देता है। रैम और डाटा को लाना और स्टोर करना, निर्देश पढ़ना और उनको प्रोसेस करवाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तालमेल बैठाना इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का। इसमें कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची इंस्ट्रक्शन सेट के रूप में होती है। अब बात करेंगे हम एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। एएलयू बराबर क्या होता है? सीपीयू का गणितज्ञ और तर्कशास्त्री एएलयू को कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मैंने आपको बता दिया। लॉजिक लगाना और अर्थमेटिक कार्य करना इसका काम होता है, अभी हम जानते हैं क्या क्या है। यह डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य है। कंट्रोल यूनिट से निर्देश पाकर 2 तरह की क्रियाएं करता है। अर्थमेटिक यूनिट एयू गणितीय कार्य करता है, जैसे जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा, तो ये एयू के द्वारा होंगे, ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट के द्वारा। लॉजिकल यूनिट क्या करेगा? तर्क के आधार पर तुलना करेगा, जैसे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन बराबर है, इस हिसाब से, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। एएलयू ही वह यूनिट है जो गणनाएं और तुलनाएं दोनों करता है। अब बात करेंगे हम मेमोरी रजिस्टर की। रजिस्टर सीपीयू की वर्किंग मेमोरी है, बहुत तेज इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। यह डाटा निर्देशों और अंतरिम परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रख लेगी अपने पास, फिर डिलीट हो जाएंगे उसमें से अपने आप। रजिस्टर वह स्थान है जहाँ सीपीयू बार बार डाटा पढ़ता और लिखता है, ठीक है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, सीपीयू का वह स्थान कौन सा है जो बार बार डाटा पढ़ता है और लिखता है, रजिस्टर कहलाता है। मैं आपके लिए ये जैसे ही थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसके एमसीक्यूज भी लाऊंगा। वैसे एक वीडियो पड़ी हुई है पहले चैप्टर की, अगर बीच बीच में मुझे समय मिलेगा तो मैं एक एक चैप्टर वाइज लाऊंगा। मैं कोई भी डाटा इधर उधर से नहीं लाऊंगा, मैं एक सीक्वेंस से चलेंगे, जैसे हमारा क्रैश कोर्स से एक सीक्वेंस से चल रहा है,
ये कंप्यूटर आएगा तो वो भी एक सीक्वेंस से आएगा। पूरा सिलेबस में आप लोग हाईलाइट करने में मदद मिलेगी, कोई भी कहीं से उठा के टॉपिक में नहीं डालूंगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर को सिस्टम कहा जाता है? जानते थे आप लोग? क्योंकि इसमें कई युक्तियां मिलाकर एक संगठित कार्य करती हैं तो इसे सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म है, ठीक है, आती है पेपर में। बायोस क्या है, इसकी फुल फॉर्म जानते हैं बायोस के बारे में। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्योंकि ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, ऐसे करके बायो कोई भी जैसे सिलेबस में अगर टॉपिक जो साफ लिखे हैं उनको तो आपने बिल्कुल क्लियर ही होनी चाहिए वो आपके। बायोस भी लिखा हुआ है तो ये भी क्लियर होना चाहिए। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थायी रोम चिप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो रोम होती है उसी में बायोस लगा रहता है। जब मैंने अभी आपको मदरबोर्ड दिखाया तो उसमें मैंने बायोस भी कहा है एक जगह। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा उसी में स्थापित कर दिया जाता है। बायोस के कार्य जानते हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो बायोस प्रोग्राम रन होता है। कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयरों की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। जैसे ये वाला सवाल आया हुआ है पेपर में कि जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये पोस्ट करके लिखा था, ठीक है। इसके बाद बायोस में मौजूद बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करने के आदेश देता है। इनको हम अभी डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए। बायोस सेटअप एक्सेस, कंप्यूटर ऑन होते ही डिलीट की दबाएंगे, जैसे हम कभी दबाना है ऐसे करके, ठीक है। कंप्यूटर ऑन होते ही डिलीट की दबाएंगे तो बायोस सेटअप खुल जाता है। यहाँ हम यूज़र विभिन्न सेटिंग को बदल सकते हैं, जैसे बूट प्रायोरिटी, डेट, टाइम सेटिंग, etc, इन चीज़ों को बदल सकते हैं। कभी कभी इन चीज़ों को जैसे करना होगा तो करके देखना, उसमें ज़्यादा समझ में भी आ जाता है, अच्छा भी लगता है थोड़ा। क्या आप जानते हैं, फिर से, ठीक है, ये आपके लिए मैंने बीच बीच में थोड़ा रोचक बने रहे क्लास, आप लोग बोर ना हो करके, तब मैंने बीच बीच में आपसे कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं करके तब पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुख्य माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी इंटेल द्वारा निर्मित चिप्स जो इंटेल ने निर्मित किए हैं, जैसे इंटेल पेंटियम, सेलेरॉन, जिनॉन, कोर टू डियो, एटम, ये सब चीज़ें इंटेल चिप के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस द्वारा निर्मित CPU चिप्स कौन कौन सी हैं? AMD एल्थॉन और ड्यूरॉन। अब बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस वह युक्ति है जो कंप्यूटर प्रोसेस किए गए परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है। जैसे हमने जो प्रोसेस किए गए परिणाम होंगे, अब ऊपर से सब इनपुट हमने कर दिया, ठीक है, उनको हम समझते हुए आ रहे हैं। अब आउटपुट कुछ हमें आउटपुट भी तो मिलेगा कि नहीं। जैसे प्रोसेस का आउटपुट बाइनरी सिग्नल्स में, फिर इन्हें आउटपुट द्वारा मानव को समझने योग्य बदल दिया जाता है। जैसे अंदर क्या करेंगे, जो प्रोसेसर से जो आउटपुट को देगा वो देगा बाइनरी नंबर में, ठीक है, 0 और 1 सिग्नल में देगा। फिर जो आउटपुट डिवाइस है जो होंगी वो हमारे समझने के लिए जैसा उसको बना के दे देंगी। समझ रहे होंगे आप लोग। CPU डिवाइस के मुख्य कार्य, CPU से परिणाम प्राप्त करना, बाइनरी परिणामों को सामान्य संकेतों में बदलना, उपयोगकर्ता तक अंतिम आउटपुट पहुंचाना। जो हमने काम उसको करने के लिए दिया था उसने हमको करके दे दिया। जैसे मुख्य आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर, इनको हम आउटपुट डिवाइस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली खाली पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी क्या हुई, जैसे कागज़ हमारे हाथ में दे देगा जो प्रिंटर होगा, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी हुई, जैसे ये PPT है या PDFs हैं, वो चीज़ें सॉफ्ट कॉपी होगी, ठीक है। प्लॉटर बड़ी आरेख डायग्राम प्रिंट करता है। इसको वो इसके बारे में बताऊंगा, जैसे वो JEE लोग इनको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। स्पीकर ध्वनि आउटपुट प्रदान करता है। स्क्रीन प्रोजेक्टर छवि को स्क्रीन में प्रोजेक्ट करता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एक लाइट जैसी जाती है फिर बड़ी स्क्रीन में हम देखते हैं TV। ये सर्प एक्सेल के ऐड में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आप देखना उससे इसको ऐड को। कार्ड रीडर कार्ड का आउटपुट पढ़ने में सहायक होता है। CPU की गति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक,
सीपीयू की कार्य क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह 1 सेकेंड में कितने निर्देश इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। ठीक है, इसकी गति MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में नापते हैं। BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में इसकी गति को नापा जाता है। अब इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, इसको कौन कौन, इनको जैसे इसकी स्पीड में कौन सी दिक्कतें पैदा करेगा जो, वो चीज़ें हम जानते हैं अब। ठीक है, जैसे सिस्टम क्लॉक हो गया। सिस्टम क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस है जो क्लॉक पल्स उत्पन्न करता है। हर प्रोसेसिंग स्टेप अगले स्टेप के लिए क्लॉक पल्स का इंतज़ार करता है। जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तब अगला स्टेप होगा करके। ठीक है, जितने अधिक क्लॉक स्पीड होगी, जैसे 3.0 गीगाहर्ट्ज़ है, तो उसकी तेज़ प्रोसेसिंग होगी। इतने काम की तो नहीं है, खाली हम समझ लेते हैं, समझने के लिए हुआ। 1 मेगाहर्ट्ज़ में 10⁶ पल्स प्रति सेकेंड होती हैं और 1 गीगाहर्ट्ज़ में 10⁹ पल्स प्रति सेकेंड होती हैं। आप कितनी ज़्यादा हो सकती हैं अंदाज लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, 4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड बराबर 4 बिलियन साइकिल प्रति सेकेंड होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब। ठीक है, काफ़ी आगे तक है। रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक अल्ट्रा फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है। ये बहुत बार आ गया है ये सवाल, मतलब अलग अलग ये दिक्कतें भी पैदा करता है तब। ठीक है, जैसे अधिक रजिस्टर और बड़ा आकार होगा, जैसे अधिक रजिस्टर लगे हैं और उनका बड़ा आकार होगा तो अधिक डाटा स्टोरेज होगी और तेज़ प्रोसेसिंग भी होगी उससे। ठीक है, सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस होने के कारण इसका साइज प्रोसेसिंग की स्पीड को बहुत प्रभावित करता है। शब्दप्रास, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। आधुनिक सीपीयू में आमतौर पर 64 बिट का इस्तेमाल होता है। जैसे 64 बिट सीपीयू में एक बार में 64 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है, मतलब कि अधिक स्पीड है। ये बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, ये सब हम भी आगे को पढ़ते रहेंगे, तो चिंता मत कीजिए क्या होता है क्या है करके। ये बीट इट। कैश मेमोरी। कैश सीपीयू के सबसे पास होता है। जितनी बड़ी कैश मेमोरी होगी सीपीयू को रैम पर उतना ही कम निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितनी, जैसे कैश मेमोरी की जितनी क्षमता ज़्यादा होगी तो रैम से उतना ज़्यादा सामान अपने पास ले आएगा, तो सीपीयू काम करते रहेगा उतना। ठीक है, तेज़ डाटा एक्सेस के लिए तेज़ प्रोसेसिंग होती है। अब जानते हैं हम सिस्टम बस। सीपीयू और अन्य डिवाइसेस के बीच में डाटा लेन देन इसी से होता है। आपको मैंने अभी बता दिया, ऊपर बस में ही जाते हैं इधर से उधर, जैसे सवारियां जाती हैं इधर से उधर, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो बस के हिसाब से जाती हैं। ठीक है, 32 बिट का बस होगा तो एक बार में 32 बिट डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 64 बिट का होगा तो 2 गुना डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका 2 गुना। ठीक है, समांतर गणना, पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता समांतर प्रोसेसिंग कहलाती है। ड्यूअल कोर प्रोसेसर है कहते हैं ना, तो वो यही हुआ कि समांतर प्रोसेसिंग, मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ को हो रही हैं चीज़ें, जैसे यहाँ से अगर नीचे को आ रही हैं तो यहाँ से यहाँ को भी जाएंगी चीज़ें। पैरेलल यही तो हुई दो चीज़ें। ठीक है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर सीपीयूज़ में एक से अधिक प्रोसेसर कोर होते हैं। इसके कार्य विभाजन होता है, पूरी प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो जाती है। सीपीयू और अन्य कार्य का समन्वय, इंटीग्रेशन करते हैं। सीपीयू तेज़ है, हार्ड डिस्क या रैम धीमी है, पूरी सिस्टम की गति घट जाएगी। अगर सीपीयू तेज़ है पर हार्ड डिस्क और रैम धीमी है तो पूरे सिस्टम की गति स्पीड कम हो जाएगी, तभी रैम ज़्यादा होगी। जैसे फ़ोन भी होते हैं, रैम आजकल बढ़ने लगी हैं फ़ोनों की। जैसे पहले तक 2 GB रैम आती थी, फिर 3 आई, फिर 4 आई, अब तो 8 GB 9 GB आ रही है। क्योंकि जैसे ही प्रोसेसर बड़े हो जा रहे हैं तो वो उनको संभालने के लिए भी तो चाहिए ना उतनी क्षमता उन चीज़ों में, तभी तो हैंग नहीं होने वाले हैं। और ये चीज़ें महंगी हो रही हैं तो फ़ोन भी महंगे हो रहे हैं। जितना महंगा फ़ोन उतनी ज़्यादा उसमें रैम, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेहतर समन्वय, सीपीयू की पूरी शक्ति का उपयोग हो जाता है। बेहतर समन्वय अगर इनके बीच होगा तो सीपीयू की जो पूरी एनर्जी से जो काम कर पाता हो उतनी एनर्जी से काम कर देता है। अब 10 कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता की माप है। ये तो इसके जो प्रभावित करते हैं कारक वो थे। अब कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य क्षमता की माप है उसको देखेंगे हम। जैसे थ्रूपुट, इस टाइप के सवाल भी
आयोग वालों ने पूछ लेते हैं, आए हैं ये सवाल, थ्रूपुट क्या है। अब वहाँ पर अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत सरल चीज़ है। देखिए, एक निश्चित समय में सीपीयू द्वारा प्रोसेस की गई उपयोगी प्रक्रियाओं की संख्या, मतलब कि जितनी प्रोसेस करेगा उसमें से जो उपयोगी प्रोसेस होंगे वो क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है। ठीक है, यह उच्च थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता होती है। जितना उच्च थ्रूपुट होगा उतनी बेहतर कार्य क्षमता होगी। निर्भर करता है किस पर, कार्य के प्रकार, सीपीयू की स्पीड पर करता है, रैम पर करता है, डिस्क की स्पीड पर, इन सब पर यह निर्भर करता है थ्रूपुट। रिस्पॉन्स टाइम, प्रतिक्रिया समय, एक कार्य किए दिए जाने की पहली प्रतिक्रिया मिलने के बीच का समय। जैसे मैंने यहाँ से कुछ, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फिर ये जो एक प्रक्रिया होगी लास्ट में एक क्लिक हो गया, जो इनके बीच में जो समय मिला वो रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। या जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला, फिर उनने सुना और उनने रिप्लाई दिया, जो इसके बीच में जो प्रोसेस हुई वही रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। कितनी जल्दी उनने रिस्पॉन्स किया, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इतनी कठिन चीज़ें नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा सिस्टम उतना ही रिस्पॉन्सिव माना जाएगा। फटाफट काम कर रहा है तो रिस्पॉन्सिव, जैसे हैंग नहीं हो रहा है तो उतना ही अच्छा सिस्टम है वाली बात। विशेष रूप से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में महत्वपूर्ण है। अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें अगर करने लग जाऊँ इन फ़ोन ऑन में, ये हैंग हो जाते हैं, या सिस्टम में करने लग जाऊँ तो वो धीरे धीरे प्रोसेस करता है फिर ये, इसलिए ये मल्टीटास्किंग में रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़रूरी होता है। टर्न अराउंड टाइम, कार्य निष्पादन समय, एक कार्य को देने से लेकर अंतिम परिणाम मिलने तक कुल समय। ठीक है, जो कार्य मैंने काम करने के लिए दिया और जो लास्ट में मुझे परिणाम मिलेगा उसके बीच में जो समय लगेगा उसे कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। इसमें वेटिंग टाइम भी शामिल होता है, प्रोसेसिंग टाइम भी शामिल होता है और आउटपुट टाइम भी सब शामिल होते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए टर्न अराउंड टाइम भी कम होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतनी देर तक सुना मेरे को। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नया चैनल है तो थोड़ा आप लोगों का भी सपोर्ट ज़रूरी होगा। शेयर करना इसको जिसके पास ज़रूरत है, जिनको कंप्यूटर, हर जगह मैं कमेंट में पढ़ता हूँ तो उन लोगों को कंप्यूटर में ज़्यादा समस्याएं रहती है, तो कंप्यूटर आप लोग ऐसे पढ़ के देखिए, क्या पता समझ में आए। सब चीज़ें इसमें विजुअल की गई हैं मेरे द्वारा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, बेल आइकन भी दबाना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, ध्यान लगा के मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।